नमस्कार साथियों, मैं केवल एक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। आपका सीरीज चल रहा है क्यूआईपी का और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी 1095 को। ये आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हैं। अगर आप जिस भी सीजीएल सीपीओ जो भी प्रीलिम्स में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सभी क्वेश्चंस आपको जो ना कवर करके चलने, तो थोड़ा मेहनत करो। हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, अभी तो आसान है, कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करें, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है, हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। तो देखो ये नाउन की बात चल रही है। अब लॉयल्टी, ऑनेस्टी, विश्वास, भरोसे, इनकी बात कर रहे हैं। किसका विश्वास भरोसा? हिज का। हिज क्या है? पजेसिव केस। तो उसकी लॉयल्टी और उसकी जो ऑनेस्टी है, अब दो बातें होगी तो हमने यूज कर दिया आर। इसके साथ एक प्रीपोजिशन आ गई अबाउट, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद लिखा सस्पेक्ट। सस्पेक्ट होती है एक वर्ब। तो हमें प्रॉब्लम देखनी है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो उसने यूज किया हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबाउ सस्पेक्ट। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो एक नाउन आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन ऐसा वाला केस यूज होना चाहिए। आपने यूज किया सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट वर्ड यहाँ पे सही नहीं होगा, एरर आ जाएगी सी पार्ट में। इसको हमें नाउन क्रिएट करना पड़ेगा, सस्पिशियस। मतलब उसकी ऑनेस्टी पर और उस पे क्या है? शक है। सस्पिशियस वर्ड यहां पे यूज हो जाएगा, सस्पिशियस, ठीक है ना। आर अबव सस्पिशियस, शक नहीं है, मतलब शक से बाहर की चीज है, शक के दायरे से बाहर है, अबव सस्पिशियस। चलो इसे चेक कीजिए। सेंटेंस रीऑर्डरिंग है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा ये बताता हूं, पहले जो ना आप सेंटेंस के ऑप्शंस चेक कर लीजिए। ऑप्शन है ए बी बी डी, यानी या तो ए से शुरू हो रहा है या बी से या फिर डी से। तो सी से नहीं शुरू हो रहा, सी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब इनमें से हमें एक इंट्रोडक्शन उठाना है। जैसे उसने कहा द जिप ऑफ द बैग गॉट जैम्ड, बैग की जो जिप थी वो जैम हो गई थी। एक तो बैग की जिप की बात कर रहे हैं। एक कह रहा वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, हम एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, एक ये वाली बात है। और एक कह रहा एज वी वर चेकिंग इन, जैसे ही हम चेक इन कर रहे थे, वहां पर स्टे करने की कोशिश कर रहे थे या उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ कौन सा पॉइंट आपका जाएगा जिसको हम इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं? तो ध्यान रखो, ये कह रहा है कि हम इंग्लैंड जा रहे थे एक हफ्ते के लिए, बैग की जिप जैम हो गई थी, या फिर हम जैसे ही चेक इन कर रहे थे। तो अप्रोप्रिएट कहां से जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो कहां से जाएगा? बी ऑप्शन से जाएगा। तो बी से ये भी और ये भी है। अब अगर बी से मैंने सेंटेंस शुरू किया तो बी के बाद भी सी नहीं पढ़ना है। अब बी के बाद क्या पढ़ना है? ए या बी। अब हमने कहा कि मैं इंग्लैंड जा रहा था फ्लाइट पकड़ के, हम उड़ रहे थे, हम थे वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए हम इंग्लैंड जा रहे थे। तो इसको हम किस चीज से रिलेट करेंगे? जब हम चेक इन कर रहे थे या जिप, बैग की जिप जैम हो गई थी। अप्रोप्रिएट क्या जाएगा? देखो ध्यान से भाई, इस वाली बात से इस वाली बात से मैचिंग तो यही बात जाएगी ना। तो बी के बाद क्या जाना चाहिए? डी, ठीक है। अपने ऑप्शन क्या बनेगा? ये वाला। पर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ के देख लो, बी के बाद डी आ गया। जब हम चेक इन कर रहे थे, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, दैट आई वाज ए मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, मैं तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का एक मेंबर था। मुझे अचानक से याद आया। और आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, और मुझे फिर एक बात और याद आई अचानक से, कि आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड इन द कैरी बैग। अब कैरी बैग क्या था? उसकी जिप जैम हो गई थी। तो देखो बी के बाद डी, सी के बाद ए, ये ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन वर्ड बताना है। क्या बता रहा है? यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। देखो सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, युद्ध की बात नहीं कर रहा है। सेलिब्रेशन में आप खुशियां मनाते हैं और वहां पे आग वाग जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फायर पावर, फेस्टिविटी, बॉन फायर और फायर फाइट। वर्ड समझ लो। ये जो फायर पावर होता है ये आर्मी से रिलेटेड वर्ड होता है, कि एक आर्मी कितनी कैपेबल है युद्ध में आग झोंकने के लिए, कितने तरीके को बम फेंक सकती है, कितने तरीके से वो फायर फाइट आउट कर सकती है। तो ये आर्मी से रिलेटेड एक वर्ड होता है। तो सेलिब्रेशन में तो नहीं आएगा। फायर फाइट होता है, इसमें भी युद्ध होता है, ध्यान रखना, ये एक वार में होता है। वार में जब हमने जब वार हुआ, वार में जो हमने गोले बारूद या आग फैलाई है, या फिर आगों से जो युद्ध होता है, इधर से भी आग फेंकी उधर से भी आग फेंकी, फायर फाइट होता है। तो ये भी नहीं जाएगा। फेस्टिविटी, ये त्योहार के सेंस में होता है, ये भी नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? बॉन फायर, ये वर्ड करेक्ट होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखना। बॉन फायर में क्या होता है? एक अंगीठी वगैरह में जला लेते हैं चीजें, उसमें या तो वेस्ट फूकने के लिए जलाते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी जलाने के लिए उसे जला लेते हैं, कागज जलाने के लिए जला लेते हैं। जैसे सर्दी होती है, आप
कहीं पे अलाव जला लेते हैं, लकड़ी वकड़ी पड़ी है उस जला लिया, सर्दी में आप आग सेकने लगे, ये बॉन फायर होता है। जब फेस्टिवल होते हैं तो उसमें जैसे होली का दहन होता है वो बॉन फायर होता है, किसी चीज के सेलिब्रेशन के लिए जो किया जाता है, जैसे लोहड़ी का प्रोग्राम होता है उसमें भी आग जला लेते हैं, उसे बॉन फायर बोलते हैं। तो ये ही वर्ड इसका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, इससे पूछ रहा है जो अंडरलाइन पार्ट है इसको ठीक करो। अंडरलाइन पार्ट क्या है? शी हैज विन। ध्यान से देखो, शी के साथ क्या लिखा है? हैज, और हैज के साथ क्या लिखा है? विन। अब ध्यान से एक बात समझो, विन कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म। और किसके बाद लिखिए? हैज के बाद। और हैज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है क्या? ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में कहीं भी हैज या हैव है और इसके बाद आप सेंटेंस में वर्ब को देखोगे तो उस हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पे हैज के साथ में, अब देखो विल के साथ कौन सी लिखी? वॉन। तो नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, गलत है सेंटेंस। जितनी भी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, ध्यान रखो, जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो विल के साथ वॉन नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता। हेड, हेड के साथ क्या लिखी? फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। ऑप्शन जाएगा डी, शी हैज वॉन ए प्राइज। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो मत पढ़ो, उसमें सरदर्दी मत पालो, शी हैज वॉन ए प्राइज। आगे देखिए, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में हमेशा एक बात बताते हैं, वर्ब देखिए, वर्ब लिखी है ओपेंड, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो टेंस कौन सा बना? पास्ट का, तो पास्ट टेंस तो लाना ही लाना है। इसमें लिख दिया इज, नहीं हो सकता। इसमें भी इज नहीं हो सकता, इसमें वाज है, हो सकता है। इसमें ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो वो क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी नहीं हो सकता भाई, जब टेंस पास्ट है तो पास्ट में चेंज करो ना। ये ऑप्शन जाएगा, ओपेंड का क्या बन जाएगा? वाज ओपेंड। खत्म बात। वॉइसेस के लिए आप सिर्फ वर्ब चेक कर लीजिए, बाकी इसमें ज्यादा सरदर्दी नहीं पालना। पूरा सेंटेंस पढ़ के क्वेश्चन नहीं होते हैं कई बार। इस क्वेश्चन को तो एरर बतानी है। ही प्रॉमिस्ड, सेकंड फॉर्म में, पास्ट टेंस में उसने प्रॉमिस किया, किससे? उन लोगों से। ही प्रॉमिस्ड देम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ही वुड, अब देखो जब ये पास्ट है तो नेचुरल सी बात है इधर पास्ट हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा? वुड, ये सही है। श्योर रिपे द लोन अर्जेंट के। अब देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, वुड एक मॉडल हो गई, रिपे जो है, रिपे एक वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले मैंने क्या लिखा? श्योर। अब वर्ब से पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, एडवर्ब आता है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? श्योरली। और श्योरली वाला ऑप्शन कहा जाएगा ये, इस वर्ड को श्योरली कर दीजिए। एडवर्ब आता है ना, ध्यान रखना। ही परमानेंटली लिव, तो ही परमानेंटली लिव्स, पहली बात तो ही के साथ लिव्स, और परमानेंटली करना पड़ेगा ना कि परमानेंट। ही परमानेंट लिव्स नहीं, ही परमानेंटली लिव्स, एक्स वाई जेड जो भी होगा। तो वर्ब के साथ क्या जाएगा? एडवर्ब। इसको ठीक करो। नेक्स्ट आता है गुलिबल, क्योंकि गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला। एक ऐसा आदमी जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसको अपनी बातों में ले जा सके, वो गुलिबल होता है। हम क्या पूछ रहे हैं? एंटोनिम पूछ रहे हैं। तो गुलिबल का एंटोनिम अब ये है क्रेडुलस। ये वर्ड बना है क्रेड से, विश्वास से। क्रेडुलस का मतलब भी होता है कि दूसरों पे आसानी से यकीन कर लेता है, वो भी क्रेडुलस होता है, यानी कि दूसरों की बात मानने वाला होता है। एक ऐसा आदमी जो किसी की भी बात मान लेता है, आपने जो कहा उसे मान लेगा, क्रेडुलस। तो ये वर्ड नहीं जाएगा। प्लाइंट, प्लाइंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। तो लचीले से भी कोई सेंस नहीं है। सिंपल, साधारण होता है, ये भी नहीं जाएगा। ये बढ़ जाएगा सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है ये नखरेबाज होता है, द्वेष रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो आपसे द्वेष रखे, आपसे चिढ़ जाए, ये आपकी बात ही ना माने, वो सिनिकल होता है। जो आप, जिसको तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का आदमी होता है सिनिकल। ये हर चीज पे मजाक उड़ा देगा तुम्हारी बैठ के। तो गुलिबल का अपोजिट वर्ड क्या है? सिनिकल। तो ये वर्ड जाएगा सिनिकल। अच्छा, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ रहा था बहुत ज्यादा। इसे कैसे पूछते हैं? ए पर्सन हु स्नीज एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा आदमी जो दूसरों के विश्वासों पर हंसता है, उनकी मजाक उड़ाता है, सुनता नहीं है, उन पर कटाक्ष करता है, उसे सिनिकल बोलते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी कई बार आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव चेंज करना है। तो मैंने बताया कि टेंस चेक कर लो। उसने बोला वाज बीइंग नज्ड, बीइंग लिखा है आईएनजी, वाज के साथ आईएनजी, तो नेचुरल सकता है वाज वर्ड तो रहेगा रहेगा। इसमें भी वाज है, इसमें इज है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें वाज है, इसमें हैज है, नहीं हो सकता।
वाज तो रहेगा रहेगा ना। अब देखो वाज के साथ क्या लिखा है, आईएनजी, तो आपको आईएनजी छांटनी है। इस सेंटेंस में वाज के बाद आईएनजी है नहीं है, इसमें है, यही जाएगा। थोड़ा ट्रिक से काम कर लो, क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ एक वर्ड से आपके नरेशन निकल जाता है, पूरा पढ़ोगे टाइम खोगे अपना। अब हमें क्या करना है, टाइम बचाना जितना हम बचा सकते हैं, एक्यूरेट तरीके से, एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन करने हैं, वो भी कम से कम समय को कंज्यूम किए। एक और देखो, आई हैव नोबडी आई कैन कन्फाइड इन। देखो कन्फाइड इन का मतलब होता है किसी की बात मान लेना, या उसको जो भरोसा होता है ना, ये भरोसे की सेंस होती है। मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, अपने सीक्रेट उसे बता सकूं, अपने शेयर कर सकूं अपनी बातें मैं उससे, ऐसा कोई नहीं है। तो देखो यहाँ पे मुझे विच, विच तो नोबडी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए विच तो आएगा ही नहीं। अब लिखा है हुएवर, हुज और हुम। अब देखो ध्यान से, हुएवर, हु एक सब्जेक्टिव केस है और हुज एक पॉजेसिव केस है। तो देखो हुज जब भी लिखेंगे, हुज का मतलब होता है जिसका, इसके बाद सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, इसके बाद सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, ये हुज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं हुज। यहाँ पे हुएवर नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा हु। हमें चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखो हैव नोबडी का भी सब्जेक्ट है और कैन कन्फाइड का भी सब्जेक्ट है आई यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होम। ऑप्शन जाएगा सी, यहाँ पे होम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम योर ट्रू फ्रेंड, इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है। क्वेश्चन टैग के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ भी आई जाएगा। तो आई सब्जेक्ट इसमें है, इसमें। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बन गया आई, अब सेंटेंस बनेगा, देखो इसमें एम लिखा है, तो इसी का नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग में तो उल्टा चलता है ना, तो एमेंट आई कर देते हैं कुछ बच्चे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में एक तो विलेंट और एक एमेंट, ये दो शब्द नहीं होते। विलेंट का सही वर्ड क्या है, वांट, और एमेंट का सही वर्ड क्या है, आरेंट। तो यहाँ पे आरेंट आई करेक्ट होगा। ये विलेंट और आरेंट, ध्यान रखना, विलेंट और एमेंट ये दो शब्द नहीं होते। विलेंट की जगह क्या करते हैं, वांट, आरेंट की जगह पे करते हैं, सॉरी एमेंट की जगह पे क्या करते हैं, आरेंट। तो ये दो शब्द नहीं होते हैं, विलेंट और एमेंट, ये दो करेक्ट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द गुड्स, गुड्स नाउन है, सामान को बोलते हैं। वर्ब प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। टेकन ऑन द पब्लिक, ऑन ए पब्लिक करियर। देखो दो स्पेलिंग होती है, एक होता है करियर और एक होता है कैरियर। ये वर्ड है आपका प्रोफेशन, और कैरियर वर्ड बना है कैरी से, ले जाने वाला, ढोने वाला। तो ध्यान रखो, इसमें आपने कहा कि जो सामान है, माल सामान, पब्लिक, पब्लिक कैरियर मतलब उसमें ढोया जाएगा। तो जो ढोने के लिए जो वर्ड आएगा उसकी स्पेलिंग क्या होगी, करियर ये नहीं होती, ये तो आपका व्यवसाय हो गया, तो वर्ड जाएगा कैरियर, CARRIER। ये कैरी वर्ड से बना है, CARRY, कैरी। कैरी का नाउन क्या बन जाएगा, कैरियर। तो यहां ऑप्शन जाएगा सी। आगे देखें, अमेच्योर, इसका मीनिंग याद रखो, शौकीन या नॉन प्रोफेशनल। एक ऐसा आदमी जो प्रोफेशनल नहीं है उसे बोलते हैं अमेच्योर। अमेच्योर, ये आप ये मान लो मैच्योर नहीं है किसी काम को करने में, जो बंदा मैच्योर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं। क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, लर्नर, ये तो सीखने वाला हो जाएगा, तो सीखने वाले की सेंस में पॉसिबल होगी नहीं। नोवाइस, ये नो सीखिया होता है, नोवाइस को बोलते हैं हम लोग, मीनिंग लिख देता हूं उसका, नोवाइस को बोलते हैं नो सीखिया। अप्रेंटिस भी वही होता है जो इसने अभी अभी कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया, उसे भी अप्रेंटिस बोलते हैं। लर्नर भी होता है, तीनों चीजें सीखने से संबंधित है। ये है प्रोफेशनल, तो अपोजिट किया जाएगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आदमी को सीखने की जरूरत नहीं, वो सीखता नहीं, वो सीखा हुआ है पहले से। और अमेचर होता है शौकीन मिजाज आदमी है, इच्छा कर रही है उस काम को करने की तो सीख लेगा, वरना नहीं सीख लेगा। तो शौकीन है और ये सारे नो सीखे, तो इसका अपोजिट किया जाएगा ए, या ए आंसर करेक्ट होगा। और देखो ये एक इडियम है, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है शासन करना, बस इसका मीनिंग याद रखना, रूल से ही मतलब निकल जाता है इसका। और जब जनता पे बड़ी सख्ती से शासन करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं, उसे रूल द रूस्ट। उसने कहा कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो वो जॉब बांट रहे हैं, जनता पे शासन कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट सेंस तो देखो कोई सी भी नहीं दे रखी शासन करने की यहाँ पर। ठीक है, तो चारों में से छांटना है, ऑप्शन हमारे पास ऐसा है नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे।
तो एक लिखा टू बी इन चार्ज, एक लिखा टू बी प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस होता है पक्षपात। देखो पक्षपात की सेंस नहीं आएगी। सेव ए क्रिमिनल, ये भी कोई सेंस नहीं आएगी। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। अब देखो शोषण करने की सेंस नहीं आती है तो ऑप्शन क्या जाएगा, टू बी इन चार्ज। टू बी इन चार्ज होता है जिस पर पावरफुल पोस्ट होती है, उसे बोलते हैं पावर, मतलब ये होता है सत्ता में होना। आपके पास कोई सत्ता है या आपके पास कोई पावर है, तो अगर आपके पावर है तो उसे बोलते हैं रूल द रूस्ट। एक कंट्रोलेबल पोस्ट पे होना, कंट्रोलिंग पोस्ट पे होना। चलो नेक्स्ट देखिए, इडियम बताना है कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ होता है एक हाथ की दूरी पर किसी को रखना। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपने किसी को एक हाथ की दूरी पे रखा है तो उसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बना के रखना। दूरी बना के रखना। तो क्या लिखा, अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। हाँ हो सकता है, जल्दी से दोस्त बनने से दूर रहना। अवॉइड प्लेइंग विद समवन, खेलने से मना करना। बीइंग समवन्स एनिमी, दूसरों का दुश्मन बन जाना। और अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन, तो क्या होना चाहिए, वो कह रहा है कीप इट आर्म्स लेंथ, थोड़ी दूरी बना के रखो। अब दूरी बनाने का मतलब है लोगों में घुलो मिलो मत, ज्यादा उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती में मत घुसो एकदम से। तो ये जाएगा ये वाली चीज। जैसे आप पढ़ने के लिए आए, हॉस्टल्स वगैरह में आप पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। एकदम से दोस्त बना ली, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। अवॉइड बिकमिंग फ्रेंड्स विद समवन। नेक्स्ट आइए, एग्रावेट। एग्रावेट होता है किसी चीज को बढ़ाने की सेंस होती है, बढ़ाना। अग्रेशन भी उसमें आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। एग्रावेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज के लेवल को बढ़ा देना। इसका क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। ये वर्ड है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट होता है जो किसी चीज को फैला के आप बात करते हैं। इलस्ट्रेट होता है किसी पे प्रकाश डालते हैं, मतलब आप समझ लीजिए ये किसी चीज पे प्रकाश डालना होता है। तो प्रकाश डालने की सेंस में इल्यूमिनेट भी वही होता है, किसी चीज को संज्ञान में लेके आना, प्रकाश डालना। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, और इंटेंसिफाई होता है बढ़ोतरी यानी कि बढ़ाना। यही ऑप्शन जाएगा, इंटेंसिफाई बढ़ाना। इलस्ट्रेट जब आप किसी को समझा देते हैं, इल्यूमिनेट उसको लोगों की नजरों में लेके आते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव है, तो ये बढ़ जाएगा इंटेंसिफाई। अगला देखिए, दे हु वांट्स। अब देखो ध्यान से, दे सब्जेक्ट आ गया, यहां इसका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, और फिर आ गई वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये आई किसके अकॉर्डिंग है, हु के अकॉर्डिंग। अब हु किसे कह रहे हैं, दे। ये आपने एक वर्ड पॉइंट सुना होगा इसमें कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के बाद जैसे ही कंजंक्शन होगा और जो वर्ब सेंटेंस में आएगी वो वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जाएगी। तो दे के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वांट। ठीक है, वांट बन जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब देखो यहां भी वांट से, यहां भी वांट से, यहां वांट है, फिर यहां पे दोज आ गया। तो इसमें भी एक पॉइंट समझ के चलना, दे और देम, ये दो शब्द याद रखिए। तो दे और एक शब्द याद रखना आपको देम, ये दोनों कभी भी एंटीसीडेंट नहीं होते, इनकी जगह क्या आता है, दोज। जो एप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा दोज जाएगा। कहां पढ़ोगे इस पॉइंट को, एडजेक्टिव क्लॉज में इस चैप्टर को पढ़िए। एडजेक्टिव क्लॉज में दे और देम की जगह क्या होगा, दोज। चलो नेक्स्ट आइए अगला, मिसस्पेल्ड वर्ड छाटना है, बिसीच, BESEECH, बिसीच तो सही है भाई। सरेंडर भी सही है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट, DISTINCT। रिलेवेंट, RELEVANT। रिलेवेंट होता है संबंधित, जो किस चीज से संबंधित होगा, यानी कि इसे बोलते हैं हम कनेक्टेड, कनेक्टेड टू समथिंग, रिलेवेंट। ठीक, नेक्स्ट आइए, कंसेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसेंट, का मतलब है आपसे याद रखना सहमति, एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। कंसेंट एग्री से रिलेटेड वर्ड होता है। अब इसका पूछ रहा है क्या, वो सिनोनिम पूछ रहा है। तो एक लिखा है अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है ठुकरा देना, यानी कि मना करना। अवर्ट में किसी चीज को ठुकरा दिया जाता है, बातों को मना कर देता है, अवर्ट होता है। डिस्टर्ब, ये पता ही आपको, परेशान करना, ये परेशान करने की सेंस होगी, परेशान करना है। डिसेंट और असेंट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, और असेंट का मतलब होता है सहमति। वर्ड कौन सा जाएगा, असेंट। इसको सही से लिख लो भाई। सहमति, तो असेंट। असेंट मींस अनसेंट, असेंट बोल दीजिए, कंसेंट बोल दीजिए, एग्री बोल दीजिए, सारे एक ही वर्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। आगे लिखा है ही सेज, ये देखो इनडायरेक्ट
में चेंज करना है इसको, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखा, ही सेज, तो पहले इसको चेक करो। यहाँ क्या सैड, सेज का सैड नहीं हो सकता, सेज हो गया, सैड हो गया, नहीं हो सकता, सेज हो गया। तो ऑप्शन या तो बी जाएगा या सी डी जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमास का इन दोनों में दैट है, यहाँ भी दैट है। यहाँ लिखा सम गुड्स, ये भी सम गुड्स, सम गुड्स। यहाँ लिखा आर, ये आर, ये वर। अब देखो जब ये प्रेजेंट में है तो अंदर टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। इसने क्या कर दिया, वर्क कर दिया, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन जाएगा बी। पहले तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को देख लो किस तरह से लिखी है, इन्वर्टेड कॉमास देख लो, सारे ऑप्शंस पैरेलल पढ़ो, टाइम बच जाएगा एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम खत्म। तो पढ़ना भी, इसको समझना जरूरी है कि पढ़े किस तरह से क्वेश्चन को। नेक्स्ट आइए, एरर देखना है। सब्जेक्ट है करण और करण के बाद लिखा कॉल। देखो करण सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो पहले इसी को चेक करो ना, एक एक स्टेप को पहले मैच करते चला करो। करण कॉल, तो अंधाधुंध सेंटेंस पढ़ोगे भाई टाइम खराब होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। करण कॉल द रेस्टोरेंट, में मीनिंग थोड़ी निकालना है सेंटेंस का, हमें एरर चेक करनी है। करण सब्जेक्ट है, करण के साथ क्या लिखा, कॉल लिखा। कॉल कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी ऐसे नहीं आएगी, हमेशा उसमें एस या ईएस आएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो यही एरर है और ये पॉइंट है ये वाला, खत्म बात। एक एक पॉइंट उठाओ, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को करते जाओ। यहाँ ठीक हो तो फिर आगे एक एक स्टेप को मिलाते हुए चलते, तो क्वेश्चन को मैच करना होता है। चलो नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। ये क्लोज टेस्ट है भाई, इसको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती कभी भी। इसमें तो पूरी ग्रामर वो क्या कुछ भी आ सकता है। जैसे उसने बोला पढ़ो कहाँ से है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वो कह रहा है हमें समझ लेना चाहिए दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। प्रोसेस होता है किस चीज को यूज में लाना है, किस चीज को कार्रवाई करना, कोई भी चीज होती है कि लोग जो होते हैं वो प्रोसेस कर पाते हैं बहुत ही कम। ये ना के बराबर की सेंस होती है, क्योंकि वो आर्टिकल लिखा हुआ नहीं लिटिल के साथ में, वो ना के बराबर इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन समझ पाते हैं प्रेजेंटेड ऑरली, जो उन्हें मौखिक रूप से कही जाए। अगर लोगों को मौखिक तौर पे कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो उसे बहुत कम तरीके से समझ पाते हैं। सो इसलिए इट इज पर्टिकुलरली फॉर ए टीचर, इसलिए क्या है, इमैटेरियल, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट या अननेसेसरी क्या होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा एक अध्यापक के लिए, टू रियलाइज, ये एहसास करना क्या, दैट द स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसन, के जो विद्यार्थी हैं, ध्यान रखो कि एक एक वर्ड को उठाते जाओ मीनिंग निकलता जाएगा। स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स, के विद्यार्थी जो होते हैं, हैव समटाइम्स लिसन, वो सुन चुके हैं। एक टीचर को जानकारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो विद्यार्थी हैं वो सुन चुके हैं। टू, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, क्या, 3 और 4, 3-4 टीचर्स को, यू, वो 3-4 टीचर्स को क्या सुन चुके हैं, तुमसे, बिसाइड यू, बिहाइंड यू, बिफोर यू, आफ्टर यू। तो सोचो वो 3-4 टीचर्स को तुमसे पहले सुन के आए हैं, तो बिफोर अप्रोप्रिएट होगा कि टीचर को जरूरी है जानना, क्या जानना, कि वो तुमसे पहले 3-4 टीचर को सुन के आए हैं। आगे क्या लिखा है, सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स। अब देखो प्रॉप्स का मीनिंग समझ लीजिए। प्रॉप्स का मतलब होता है रंगीन चीजें, रंगीन चीजें प्रॉप्स को बोलते हैं, या रंगमंच प्रॉप्स को कहा जाता है, रंगमंच। बहुत ही बेनिफिशियल चीजें होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल चीजें, दिखावटी चीजों से बोलते हैं प्रॉप्स। कैसे कैसे, इसलिए टीचर के पास क्या होना चाहिए, प्रॉप्स होना चाहिए, रंगीन चीजें होनी चाहिए। कैसी, लाइक नोट, हैंड आउट, स्लाइड्स, स्लाइड चल रही है, नोट चल रही है, ये चीजें टीचर के पास होनी चाहिए, ताकि दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स के सामने जो मटेरियल चल रहा है उससे जो लर्निंग है उनकी वो क्या बन जाती है, जीवंत बन जाती है। यानी कि जो चीजें पढ़ा रहा है वो मूर्त रूप में, टीचर जो पढ़ा रहा है वो मूर्त रूप में बच्चों के सामने आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए, देखो ध्यान से, उसने कहा है कि टीचर के पास में नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड्स होनी चाहिए, ताकि जो लर्निंग मटेरियल है वो क्या बन जाए, कम अलाइव, स्टे नहीं, ठहराना, गो अलाइव नहीं, डिपार्ट, कम अलाइव। कम अलाइव का मतलब होता है वो इस तरह से आए कि जैसी चीजें जीवित हैं, तो जीवित फॉर्म में स्टूडेंट्स के सामने वो सारी चीजें आ जाए, एंड स्टे दैट वे विद देम, और हमेशा वो उनके साथ रुकी रहे, हमेशा उनके दिमाग में घुस जाए, ऐसी चीजें रखनी चाहिए। विजुअल एड, विजुअल एड जैसे कि आजकल ये चल रहा है, इस पे अगर टीचर को हार्ट पढ़ाना है तो हार्ट की फोटो बना देगा, विजुअल एड होता है, ए लिटिल मोमेंट और कलर। विजुअल एड जो होते हैं
थोड़े से मोमेंट होते हैं और कलर होता है, विल गेट द स्टूडेंट अटेंशन। इससे स्टूडेंट पे क्या होता है, अटेंशन मिलता है, स्टूडेंट उससे ज्यादा फोकस करके समझता है। दूसरी चीज, अभी देखो पहली चीज तो क्या थी, द टीचर मस्ट हैव, ये देखो कहां लिखा था, पहली बात क्या है कि टू रियलाइज, पहली बात है रियलाइज करना है कि स्टूडेंट तुमसे पहले भी कई को सुन के आया है, इसलिए टीचर के पास में स्लाइड्स, नोट्स, हैंडआउट्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को वो लाइव लगे और जीवंत लगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टू। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब पहली चीज को रियलाइज करा रहा है, एहसास करा रहा है, तो दूसरा भी क्या जाएगा, एहसास जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज, फिर से एहसास करना, डिटेक्ट, डिसाइड, गैस नहीं, देखो रियलाइज पहले भी आया, तो यहां भी क्या होगा, रियलाइज होगा। टू रियलाइज इज दैट, दूसरी चीज क्या रियलाइज करने के लिए, कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, जो थोड़े जटिल सेंटेंसेस होते हैं, स्पोकन फास्ट, तेजी से बोल देना, आर सिंपली टू डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स, कि आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बहुत तेजी से बोल दिए, तो स्टूडेंट्स के लिए समझना ही मुश्किल हो जाता है, तो ये भी उसे एहसास होना चाहिए। और इट इज देयरफॉर, इसलिए क्या है ये चीज, इनमें से कौन सा है, टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस यूज करो, दैट मेक सेंस, जिनकी एक सेंस निकल सके, टू देम इंस्टेंटली, एकदम से उनकी सेंस निकाल सके, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस यूज करो। इसलिए ऐसा क्या है, सलाह, मना तो कर नहीं रहे, प्रोहिबिटेड तो मना करना होता है, मैंडेटरी आवश्यक है, कंपलसरी आवश्यक है नहीं, इट इज एडवाइजेबल। टीचर के लिए मैंडेटरी कंपलसरी नहीं, इट इज एडवाइजेबल। तो ये सलाह है कि भाई छोटे छोटे सेंटेंस आप उसमें यूज करें ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए, ठीक है। बाकी श्योर 60 गुरुकुल के चैनल्स है भाई, आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट क्लास में अगली क्यूआईपी के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।